गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे कि असहयोग आंदोलन जो है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो 1920 से 1922 तक चलता है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 तक चला। ठीक है, असहयोग आंदोलन। लेकिन कुछ घटनाएं हुई, जैसे चौरी चौरा हत्याकांड, ठीक है, जहाँ पे गोरखपुर में 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था थाने के अंदर। चौरी चौरा घटना, इन घटनाओं के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 1922 में। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया, उसके बाद गांधी जी को ही जिम्मेदार माना गया अंग्रेज़ों के द्वारा इन हिंसात्मक घटनाओं का, इन मौतों का, और उनको 6 वर्ष की जेल हो गई। गांधी जी जेल चले गए। उसके बाद जो सारे नेता थे वो बहुत 2 भागों में बट गए। कुछ लोगों का ये मानना था कि हम लोगों को इलेक्शन में एंट्री करनी चाहिए। जो लोग इलेक्शन में एंट्री करना चाहते थे, इलेक्शन में जाना चाहते थे, जीतना चाहते थे और लोकसभा राज्यसभा में जाना चाहते थे, उन लोगों को स्वराजिस्ट कहा गया। इन लोगों ने अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। और जो लोग काउंसिल एंट्री का विरोध कर रहे थे, जो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, उनको नो चेंजर्स कहा गया। नो चेंजर्स जो थे वो लोग कंस्ट्रक्टिव कार्य में अपना ध्यान लगा रहे थे, रचनात्मक कार्यों में, कंस्ट्रक्टिव वर्क्स में, जैसे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम करना, छुआछूत को हटाना, जाति प्रथा को ख़त्म करना, चरखा को हर घर में स्थापित करना, खादी का प्रयोग करना, विदेशी कपड़ों को जलाना, इस तरह के रचनात्मक कार्यों में नो चेंजर्स लोग लगे हुए थे। कुछ विंग ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो ना तो स्वराजिस्ट थे, ना इलेक्शन लड़ना चाहते थे और ना ही नो चेंजर्स थे, ना ही कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहते थे। वो लोग विद्रोह करना चाहते थे, एक सशक्त विद्रोह। ऐसे लोग जो थे वो सोशलिस्ट कहे गए, जो सोशलिस्ट आइडिया पे काम करना चाहते थे, समाजवादी विचारों को, कार्ल मार्क्स के विचारों को खरा उतारना चाहते थे धरती पर, जो ये चाहते थे कि मजदूरों का शासन हो, मजदूर जो है वो उठ खड़े हों। ऐसे जो लोग थे उनमें थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इनके बारे में भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया है। अभी मैं बस आप लोग को थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ, जो भी पढ़ाया है वही बता रही हूँ, जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है। ठीक है, ये हम लोग 3 तरह का लोग पढ़े कि असहयोग आंदोलन ख़त्म होने के बाद जब गांधी जी जेल चले गए तो एक हो गए स्वराजिस्ट जो इलेक्शन लड़े, काउंसिल एंट्री किए। दूसरे हो गए नो चेंजर्स जो रचनात्मक कार्यों में लग गए। तीसरे थे सोशलिस्ट जो विद्रोह करना चाहते थे, मजदूर यूनियन बनाने लगे सब जगह जाके, बारदोली सत्याग्रह और बहुत सारा चीज़ हुआ। और कुछ लोग ऐसे थे जो ना तो इलेक्शन लड़ रहे थे, ना रचनात्मक कार्यों में थे, ना उस प्रकार का विद्रोह कर रहे थे। वो जो युवा लोग थे जो शुरू में बम पिस्तौल की राजनीति करते थे। बम पिस्तौल की राजनीति जब हम लोग बोलते हैं, जैसे अगर कोई आपसे पूछेगा कि देश को आज़ादी किसने दिलाई और आपको ऑप्शन देंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, और आपको बताना है कि आज़ादी में किसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, तो बहुत से लोग जो है चंद्रशेखर आज़ाद को कहेंगे, भगत सिंह को कहेंगे, खुदीराम बोस को कहेंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों को कहेंगे। क्योंकि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों का जो भी योगदान रहा उसको लोग समझते ही नहीं है कि उन लोगों का कुछ योगदान भी था। वो लोग समझते हैं कि बस जो उठ खड़ा हुआ, जिसने क्रांति की, जो शहीद हुआ, उसका योगदान था। ठीक है, तो वो लोग जिस रास्ते पे चल रहे थे, रास्ता तो दोनों का अलग अलग है बट मंजिल तो दोनों की ही सेम थी, दोनों को ही देश को आज़ाद कराना था। रास्ता अलग अलग था। जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों का जो रास्ता था, इसको हम लोग कहते हैं क्रांतिकारी आतंकवाद। ठीक है, या क्रांतिकारी गतिविधियां कहिए, क्रांतिकारी घटनाएं कहिए। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। देखिए, अब हम लोग उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ेंगे, रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्रांति जो शब्द है ये गांधी जी के लिए नहीं है, ये नेहरू जी के लिए नहीं है ना।
सुभाष चंद्र बोस के लिए क्रांति हो सकती है, बाद में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, तो बाद में उन्होंने भी क्रांति की थी। ठीक है, तो क्रांतिकारी घटनाएं फिर से शुरू हो गई 1920 के, ये जो असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ 1922 के बाद क्रांतिकारी घटनाएं फिर शुरू हो गई। देखिए, क्रांतिकारी घटनाओं का एक फेज हम लोग पढ़ चुके हैं। एक फेज हम लोग तब पढ़े थे जब हम लोग पढ़े मुजफ्फरपुर में जिला जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे बम फेंक दिए खुदीराम बोस, नासिक में अनंत लक्ष्मण करहारे ने वहाँ के जज को मार दिया। इस तरह की घटनाएं हम लोग पढ़े। दिल्ली दरबार में जो है लॉर्ड हार्डिंग थे, उनकी गाड़ी पे बम फेंका गया। तो वो एक फेज़ था जो कि 1908 से 1915 तक चला था। वो एक फेज़ था। 1908 से 1915 तक क्रांतिकारी घटनाओं का एक जो स्टेज था वो हो चुका था। अभी सेकेंड स्टेज है जो कि असहयोग आंदोलन के बाद शुरू हुआ था, क्रांतिकारी घटनाओं का सेकेंड स्टेज। तो ये वाला स्टेज में हम लोग बाकी अब जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब ख़त्म हुआ 1922 में, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ, तो रिवॉल्यूशनरी घटनाएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। रिवॉल्यूशनरी घटना मतलब वही होता है कि अंग्रेज़ों को गोली मार दिया, बम से उड़ा दिया, बम फेंक दिया उनकी गाड़ी पे। ये घटनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई? ठीक है, क्या हुआ, क्यों बढ़ गई? तो ये घटना इसीलिए बढ़ गया था क्योंकि कुछ ये जो क्रांतिकारी लोग थे, जो युवा थे, ये लोग बिल्कुल भी मतलब ये लोग शुरू में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी का सहयोग किए कि हाँ, हम लोग कुछ दिन के लिए अपना बम पिस्तौल रख देते हैं सरिया के, अभी हम लोग क्रांति नहीं करेंगे, अभी आप अपना तरीका दिखाइए हम लोगों को। ठीक है, ये जो क्रांतिकारी लोग थे, इन लोगों ने गांधी जी का सपोर्ट किया कि अभी आप जो तरीका पे चलेंगे हम भी आपके साथ चलेंगे, आप कह रहे हैं कि असहयोग करो, असहयोग आंदोलन करो, तो हम लोग करेंगे। लेकिन 1922 में जब गांधी जी ने अचानक से आंदोलन वापस ले लिया, उस टाइम जब आंदोलन एकदम पीक पर था, ठीक है, लग ही रहा था कि आज़ादी मिल ही जाएगी, आंदोलन एकदम पीक पर था 1922 में, लेकिन जैसे चौरी चौरा घटना हुआ, गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो सभी लोग एकदम मतलब भ्रमित हो गए, है ना। उनको लगा कि ये क्या हो गया, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और अब हम लोग सफल होने वाले हैं और तुरंत ये क्या गांधी जी वापस ले रहे हैं आंदोलन को। तो जो युवा लोग थे, फिर गांधी जी को तो जेल हो गई, है ना। कुछ लोग इलेक्शन लड़के पॉलिटिक्स में चले गए, कुछ लोग जो है इधर हिंदू मुस्लिम यूनिटी या फिर छुआछूत विरोधी इन सब कामों में लग गए। तो जो युवा लोग थे उनको लगा कि ये सब काम करने से तो आज़ादी मिलेगा नहीं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी कर रहे हैं या छुआछूत विरोधी आंदोलन चला रहे हैं, इससे तो आज़ादी मिलेगा नहीं, या इलेक्शन लड़के चुनाव में लड़े के जाएंगे विधानसभा में, उसमें भी आज़ादी नहीं मिलेगी, तो हम लोग क्या करें, है ना। वो लोग सोचे कि हम लोग अब क्या करें। तो उन लोगों ने दे बिगैन टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स। ये लोग अल्टरनेटिव्स की तरफ देखने लगे कि अब हम क्या करें। ये जो यंगर नेशनलिस्ट थे, ये जो युवा जो राष्ट्रवादी ये लोग थे, ये लोग तो ना तो इलेक्शन में लड़ना चाहते थे, ना पार्लियामेंट में जाना चाहते थे स्वराजिस्ट की तरह, और ना ही कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहते थे नो चेंजर्स की तरह। ठीक है, तो इनके पास फिर बच गया कि हमारे पास तो अब एक ही उपाय है कि चलो वापस से अपना गन बंदूक साफ कर लो, निकाल लो और फिर से क्रांतिकारी घटनाओं में लग जाओ। केवल अब क्रांतिकारी घटनाएं ही इंडिया को फ्री कर सकती है ना। इन लोगों को ये लगा कि वापस हमें अपनी क्रांतिकारी घटनाओं को शुरू करना चाहिए, वही केवल इंडिया को फ्री कर सकता है। इसीलिए रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ रिवाइव हो गया है ना, क्रांतिकारी घटनाएं फिर से शुरू हो गई। ठीक है, क्या हुआ था, कौन कौन से लोग इसमें इंक्लूडेड थे, देखिए यहाँ पे नाम देखिए, फिर एक एक करके तो हम लोग सबका नाम देखेंगे ही। अभी आप लोग जो है यहाँ पे नाम देख लीजिए। कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा उत्साही लोग थे, ठीक है, जैसे कि जोगेश चंद्र चटर्जी, सूर्य सेन, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा, भगवती चरण वोहरा, जयदेव कपूर, जतिन दास, है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बार बार इसको पढ़िएगा, लिख लीजिए नोट्स में तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अभी देखिए ये जो क्रांतिकारी घटनाएं थी, ये देश में भारत में दो जगह पे चल रहा था, दो विंग चल रहा था। एक चल रहा था पंजाब, यूपी और बिहार में, और दूसरा चल रहा था बंगाल में। मतलब जैसे भगत सिंह, तो आप बताइए भगत सिंह कहाँ के थे? भगत सिंह जो है पंजाब के थे, लाहौर के। तो उनका विंग इधर चल रहा था पंजाब, यूपी, बिहार में, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव। ठीक है, ये लोग का चल रहा था
पंजाब यूपी बिहार में। अब जैसे आप जोगेश चंद्र चटर्जी, तो चटर्जी क्या बंगाली लोग होते हैं। सूर्य सेन, ठीक है, जतिन दा, ये लोग सब बंगाल में चल रहे थे। ये कहाँ क्रांतिकारी घटनाएं कर रहे थे, बंगाल में कर रहे थे, ठीक है। तो दो विंग चल रहा था, क्रांतिकारी घटनाएं दो जगहों पे हो रही थी, एक तरफ एक पंजाब यूपी बिहार साइड हो रहा था और दूसरा बंगाल साइड में हो रहा था, ठीक है। अब देखिए ये जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई, ये जो युवा थे, ये सब जो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इनके खून में बहुत ही गर्मी थी, एकदम गर्म जोशी से भरे हुए थे। ये लोग किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए थे, किस चीज़ का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था, है ना, मुख्य प्रभाव किस चीज़ का पड़ा था। तो अपसर्ज ऑफ वर्किंग क्लास ट्रेड यूनियनिज्म आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद ट्रेड यूनियन, मजदूर संघ बहुत तेज़ी से बढ़ा था। हम लोग बात किए थे ना, कल हम लोग बात किए थे मजदूर संघ क्या होता है, कि एक अकेला मजदूर तो मालिक के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाएगा, तो सभी मजदूर मिल करके ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, मजदूर संघ, और सब मिल करके हड़ताल करते हैं, तालाबंदी कर देते हैं। तो मजदूर संघ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, तो मजदूरों को भी मिला लेंगे अपने रिवॉल्यूशन में, अपनी क्रांति में। रशियन रिवॉल्यूशन कल हम लोग पढ़े थे कि रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, रूस में वही क्रांति कर दिया था सब मजदूर मिल करके और सरकार को गिरा दिया था, मजदूरों की सरकार बनी थी, लेनिन नाम था उनका, ठीक है। न्यूली स्प्राउटिंग कम्युनिस्ट ग्रुप हर जगह फैल रहा था। कम्युनिस्ट ग्रुप हम लोग कल भी पढ़े थे, मतलब ऐसे लोग जो मजदूरों की सरकार में भरोसा करते हैं, जो ये भरोसा करते हैं कि जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, जो मार्क्स की बातों पे भरोसा करते हैं, कार्ल मार्क्स की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है लोगों को प्रभावित कर रही थी। साम्यवादी ग्रुप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, रूसी क्रांति का प्रभाव भी लोगों पे पड़ा, ट्रेड यूनियन बहुत ज़्यादा बनने लगे, हर इंडस्ट्री, हर फैक्ट्री का अपना अपना मजदूर संघ हो गया। फिर बहुत सारे किताब, बहुत सारे जर्नल्स भी पब्लिश हो रहे थे, बहुत सारा न्यूज़पेपर आ रहा था जिसमें बता रहा था कि किस तरह से क्रांतिकारी जो है वो अपना बलिदान दे देते हैं, जैसे भगत सिंह जी ने या चंद्रशेखर आज़ाद जी ने क्या क्या अपना बलिदान दिया। तो इस तरह के बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश होते थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे, ठीक है, जैसे कि आत्मशक्ति, सारथी, बिजोली, ये सब। और क्या क्या था, बहुत सारा नॉवेल्स और बुक्स भी लिखे जाते थे। जो क्रांतिकारी लोग होते थे वो लोग बहुत सारा नॉवल, बुक्स, पोएम्स लिखते थे, जैसे हम लोग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना, हम लोग जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल ये गाया करते थे जब उनको ले जाया जाता था कोर्ट में, या फिर जब उनको फांसी देने ले जाया जाता था तो वो ये गीत गाते थे और जोश जगा देते थे। उसी प्रकार से भगत सिंह का जो था इंकलाब जिंदाबाद, और बहुत सारे लोगों ने तो अपना किताब लिखा था, बहुत कुछ लोग पोएम लिखा, कुछ लोग नारा दिया, कुछ लोग किताब लिखा, जैसे बंदी जीवन, किसका किताब था, सचिन सान्याल का। आप लोग ये चीज़ एकदम नोट कर लीजिए, ये सब कौन सा बुक था, किसने लिखा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब चीज़ होता है जब ये एग्ज़ाम में आता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो सचिन सान्याल का बुक था बंदी जीवन, क्योंकि इन लोग को जेल में बंद कर दिया था, तो इसीलिए ये लोग किताब लिखे थे बंदी जीवन। पाथेर दाबी, शरत चंद्र चटर्जी, इनको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है, तो इनका किताब था पाथेर दाबी और बंदी जीवन। अभी हम लोग पीछे क्या देखें कि ये जो क्रांतिकारी घटनाएं थी दो जगहों पे हो रही थी, एक पंजाब यूपी और बिहार साइड में और दूसरा बंगाल में। तो पंजाब यूपी और बिहार वाला पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर बंगाल वाला पढ़ेंगे। तो देखिए, द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन दिस रीजन वाज डोमिनेटेड बाय, मतलब कौन सा संगठन था जो यहाँ पे बम पिस्तौल की राजनीति कर रहा था, यानी बम पिस्तौल से अंग्रेजों को डरा रहा था, तो वो संगठन का नाम था HRA, ठीक है, HRA का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लिख लीजिए, पहले हेडिंग ये दे दीजिए, इन पंजाब यूपी बिहार में। अब इसके अंदर लिखिए कि यहाँ ये संगठन जो है, HRA संगठन जो है, यह क्रांतिकारी गतिविधियाँ कर रहा था, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम है। बाद में इसका नाम बदल के HSRA हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है लेटर रीनेम्ड HSRA, बाद में नाम HSRA हो जाता है। HSRA का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, बस सोशलिस्ट जुड़ जाता है बीच में, बाकी तो वही है, बस बीच में जुड़ जाता है सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो बाद वाला बाद में पढ़ेंगे, HSRA बाद में पढ़ेंगे, पहले HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन,
इसका गठन अक्टूबर 1924 में कानपुर में किया गया था। किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। HRA का गठन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल के द्वारा किया गया था। अभी हम लोग ऊपर देखे, जोगेश चंद्र चटर्जी ने लिखा था कौन सा किताब? ये सचिन सान्याल का बंदी जीवन है ना, सचिन सान्याल का बुक था बंदी जीवन। और ये तो शरद चंद्र चटर्जी का है, पाथेर दाबी। ठीक है, तो इन तीनों के द्वारा HRA का गठन किया गया। एम क्या था? आर्म्ड रिवॉल्यूशन करना, माने हथियारों से क्रांति करेंगे हम लोग, और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, जो उपनिवेशी सरकार है, उसको उखाड़ फेंकेंगे, अंग्रेजों की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। एंड इस्टेब्लिश इन इट्स प्लेस द फेडरल पब्लिक ऑफ US। और इंडिया में क्या इस्टेब्लिश करेंगे? US जैसे होता है ना, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA। तो वो लोग इंडिया को बनाना चाहते थे USI, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, है ना, फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। उस टाइम पे इन लोगों ने सोच लिया था कि इंडिया को जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद करना है और बना देना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, और यहाँ पे सभी लोगों को दे देना है मताधिकार, है ना, मत का अधिकार सभी लोगों को दे देना है, एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये HRA बन गया 1924 में, इन लोगों ने बना दिया। बहुत सारे युवा जो कि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए एकदम प्रेरित थे, जोश में थे, जिनका एकदम हाउस द जोश था, वो सभी युवा जो है वो इस संगठन में जाके जुड़ गए, इस संगठन का हिस्सा बन गए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। ठीक है, और इस एसोसिएशन का मकसद ये था कि हम लोग सभी युवा जो है हथियार रखेंगे और अंग्रेज़ों, जहाँ अंग्रेज़ दिखेगा वहीं गोली मार दो, है ना, बम फेंक दो उसके ऊपर। लेकिन हथियार लाएंगे कहाँ से? उसके लिए पैसा चाहिए ना, हथियार खरीदने के लिए। तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग अंग्रेज़ों का जो खजाना है उसको लूट लेते हैं और उस खजाने से ही फिर हम लोग हथियार खरीदेंगे। तो अंग्रेज़ों का खजाना कैसे लूटेंगे? अंग्रेज़ों का एक ट्रेन जो है वो जा रहा था, एक ट्रेन जो है वो जा रहा था। तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग इस ट्रेन को कहीं पे भी डाकू बन के जाएंगे, 25-30 आदमी, और ट्रेन को रुकवा करके और लूट लेंगे, है ना, इस ट्रेन को क्या करेंगे? लूट लेंगे रुकवा करके। इस ट्रेन में खजाना जा रहा था। ठीक है, तो लखनऊ के पास एक गांव था जिसका नाम था काकोरी। आप लोग काकोरी डकैती नाम सुने होंगे कभी कभी, अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं हिस्ट्री तो आप लोग सुने होंगे काकोरी कांड या काकोरी डकैती। तो ये अगस्त 1924 में हुआ था। और हुआ क्या था काकोरी डकैती में? लखनऊ के पास काकोरी नामक जगह पे एक ट्रेन थी, उसको इन लोगों ने, यही HRA के जो लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल, ये जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल और भी बहुत सारे लोग, इन लोगों ने क्या किया कि ट्रेन को रोक दिया। मुंह पूरा काला काला कपड़ा पहन के डाकू बन के गया और ट्रेन को रोक दिए, रोक करके सारा खजाना लूट लिए और लूट करके भाग गए। ठीक है, डकैती कर लिए। क्यों? ताकि हथियार हम लोग जो है खरीद सकें। ठीक है, लेकिन क्या अंग्रेजी सरकार जो थी वो इतना आसानी से लोगों को छोड़ देगी? नहीं ना छोड़ेगी। तो अंग्रेजी सरकार जो थी उन्होंने क्या किया कि एकदम मतलब अभियान चलाया पकड़ने के लिए, कि पकड़ो कौन आदमी था, कौन सा संगठन था। ठीक है, तो 17 लोगों को जेल भी हो गया ना, काकोरी कांड में 17 लोगों को जेल हुआ, जिसमें से 4 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, वो 4 लोग कौन थे? बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। नाम लिख लीजिए। ठीक है, इन 4 लोगों को काकोरी कांड में फांसी दी गई थी। काकोरी कांड क्या था? ट्रेन लूटा गया था काकोरी में, और उस काकोरी डकैती 1925 में 4 लोगों को फांसी की सज़ा मिली थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, काकोरी प्रूव टू बी अ सेटबैक। काकोरी कांड से क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा। किसको? चंद्रशेखर आज़ाद को, भगत सिंह को, जो भी HRA के और अन्य सदस्य थे उनको सदमा लगा, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल जी ही तो HRA का गठन किया था, है ना। और कुछ दिनों के लिए जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो शांत हो गई। ठीक है, कुछ दिनों के लिए सभी लोग जो, जैसे होता है ना कि सब बिल में घुस गया, क्रांतिकारी गतिविधियां शांत हो गई। फिर हुआ क्या? अब बनेगा HSRA। HRA अब क्या बन जाएगा? HSRA, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये क्या हुआ?
देखिए फिरोज शाह कोटला मैदान है दिल्ली में। दिल्ली में एक फील्ड है, जैसे गांधी मैदान पटना में है उसी तरह से दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला मैदान। वहाँ पे मीटिंग हुआ 1928 में। देखिए 25 में कांड हुआ है, काकोरी कांड। उसके बाद 3 साल तक ये लोग मतलब कुछ नहीं किया, छुपा रहा ताकि बच सकें। 1928 में बहुत सोच विचार के इन्होंने मीटिंग बुलाया फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, और वहाँ पे HRA का नाम बदल के क्या कर दिया, HSRA। मतलब हम लोग अब सोशलिस्ट सोच के हैं। S मतलब सोशलिस्ट, सोशलिज्म पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। सोशलिज्म क्या होता है, समाजवाद, है ना। तो इन लोगों ने कहा कि अब हम लोग समाजवाद पे चलेंगे, अब हम लोग इक्वालिटी की बात करेंगे। और ये जो मीटिंग बुलाई गई थी ये चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में वहाँ पर बुलाई गई थी, और वहाँ पे नाम जो है बदल दिया गया, बस यही हुआ था, नाम ही चेंज किया गया था। और पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन थे, भगत सिंह थे, सुखदेव, भगत सिंह और सुखदेव दोस्त थे, भगवती चरण वोहरा भी थे पंजाब से, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर यूपी से, ठीक है, ये सभी लोग वहाँ पे थे। द HSRA डिसाइडेड टू वर्क अंडर ए कलेक्टिव लीडरशिप एंड अडॉप्ट सोशलिज्म एज इट्स ऑफिशियल गोल। HSRA जो है वो डिसाइड किया कि हम लोग अब समाजवाद, समाज में सबका उत्थान हो, सबका प्रगति हो, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। इसीलिए हम लोग अपना नाम में ही समाजवाद जोड़ ले रहे हैं। लेकिन घटना क्या हो गया, देखिए सितंबर 1928 में ये लोग जो है अपना पार्टी का नाम HSRA किया, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन दिसंबर में ही लाहौर में इन लोगों ने क्या किया, सॉन्डर्स की हत्या हो गई। क्या था ये, क्या घटना है, देखिए समझिए। साइमन कमीशन आप लोग को याद होगा, साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन जो है ये 1928 में आया था, आप लोग सबको पता है। साइमन कमीशन में 7 लोग थे सदस्य, 7 सदस्य थे साइमन आयोग में, और वो 7 गोरे लोग थे। इसीलिए साइमन कमीशन का बहुत विरोध हुआ। सभी लोग कहा कि गो बैक साइमन, ठीक है। भारत में जब साइमन आयोग आया, यानी जब 7 लोग भारत आए, तो उनका जो स्वागत था वो लोग सब काला कपड़ा, काला झंडा दिखा के स्वागत किया और नारा लगाया, साइमन वापस जाओ, ठीक है। तो उस समय जो नारा लगाने वाले लोग थे उन लोगों में लाला लाजपत राय भी थे। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता था, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, शेर ए पंजाब, लाला लाजपत राय। वो भी गो बैक साइमन का नारा लगा रहे थे सबके साथ मिलके। और वहीं पे जो अंग्रेज ऑफिसर था उसका नाम था सॉन्डर्स। इसने जो भी लोग नेता सब नारा लगा रहा था तो उस सब पे लाठी बरसाने के लिए पुलिस को कह दिया। पुलिस को कहा कि लाठी चार्ज करो इन लोग के ऊपर, भगाओ इस सबको यहाँ से। तो उसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय तो बूढ़े थे और उनको लाठी लग गया माथा में और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। साइमन कमीशन जब आ रहा था तो उसका, साइमन कमीशन के आने के टाइम ये लोग नारा लगा रहे थे जा कर के कि गो बैक साइमन, क्योंकि साइमन आयोग में सारे सदस्य अंग्रेज थे और इंडियंस चाहते थे कि इसमें कुछ मतलब इंडियंस लोग भी रहें, कुछ भारतीय रहें। इसीलिए ये लोग नारा लगा रहे थे साइमन वापस जाओ। तभी पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहते थे, ठीक है। तो कौन अंग्रेज था जिसने पुलिस को ये आदेश दिया कि लाठी चार्ज करो, तो वो था सॉन्डर्स, ठीक है। सॉन्डर्स ने ये आदेश दिया था। तब जो HSRA के सदस्य लोग थे, ठीक है, HSRA के जो सदस्य सब थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। सॉन्डर्स को गोली मार दिया। किसने मारा, देखिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु शॉट डेड सॉन्डर्स, गोली मार दिए सॉन्डर्स को, क्योंकि सॉन्डर ही रिस्पॉन्सिबल था लाठी चार्ज के लिए, इसने ही लाठी चार्ज करवाया था, ठीक है। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने इसको गोली मार दिए, गोली मार दिए, ठीक है। उसके बाद अब दूसरी घटना क्या होती है, दूसरी घटना ये होती है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों चाहते हैं कि जो क्रांति है इसमें भीड़, जो जनता है उसका मदद लिया जाए। क्रांति जो कर रहे हैं हम लोग उसमें सारी जनता हमारा सहयोग करे।
तो जनता कैसे सहयोग करेगा? जनता को बताएं कि अंग्रेज़ किस तरह से ख़राब है ना, वो हमें किस तरह से बर्बाद कर रहा है, सभी लोगों को मिल कर के संघर्ष करना है, क्रांति करनी होगी। तो सबको बताने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या किए कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, माने जो पार्लियामेंट था हमारा पुराना वाला गोल वाला जो ऐसे ऐसे पार्लियामेंट था, अब तो त्रिकोण पार्लियामेंट बन गया है। तो जो पुराना वाला हमारा पार्लियामेंट था उसमें घुस करके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन दो लोगों ने पार्लियामेंट में बम फेंक दिया 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, पार्लियामेंट में बम फेंक दिया। ये बम जो है ना, इससे कुछ हुआ नहीं। ये बम ऐसा मतलब सिर्फ ऐसे जो दिवाली वाला बम होता है ना, वो बम था, उससे कुछ घटना नहीं घटा। इन लोगों ने ऐसा बम इसलिए फेंका था, मतलब जो हार्मलेस था, ताकि जो बहरे हैं उनको सुनाया जा सके। ठीक है, मेकिंग द डीफ हियर क्यों फेंका गया था? मेकिंग द डीफ हियर, डीफ माने बहरा, बहरा को सुनाने के लिए। बहरा कौन? अंग्रेज, हमारी देश की जनता। इन लोगों का ये मकसद था कि हम लोग, देखो जब आप जाएंगे, मान लो आप ही हैं और आप गए और वहाँ पे जाके बम फेंक दिए, तो क्या होगा उसके बाद? आपको तो छोड़ा नहीं जाएगा, वहाँ इतना सारा पुलिस मिलिट्री सब रहता है संसद में, वो पकड़ के आपको तुरंत में जेल में डाल देगा। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भी तुरंत में ही अरेस्ट कर लिए गए, उनको पकड़ लिया गया। वो लोग चाहते ही थे अरेस्ट होना, है ना। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त तो चाहते ही थे अरेस्ट होना कि हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे, फिर हम लोग को जब कोर्ट में ले जाया जाएगा तो कोर्ट में हम लोग अपना बात रखेंगे, कोर्ट में मीडिया भी मौजूद रहेगा और वहीं पे हम लोग बोलेंगे, पूरा मीडिया के माध्यम से पूरा देश में हमारा बात चला जाएगा। ये इन लोग का मकसद था कि बम फेंकते हैं चलो और अरेस्ट होते हैं, फिर अपना बात जो है जनता तक पहुंचाएंगे। मगर ये मकसद पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि इन लोगों को लेके ही नहीं जाता था कोर्ट, और जब कोर्ट लेके जाता था तो वहाँ पे मीडिया को बुलाता ही नहीं था। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये लोग पकड़े गए। कौन कौन पकड़ा गया देखिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मतलब बटुकेश्वर दत्त भी पकड़े गए थे। ये लोग पकड़े गए और इन पे मुकदमा चलाया गया लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह पर कौन सा षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चल रहा था? तो लाहौर षड्यंत्र केस तो वही था, बम फेंकने वाला, पार्लियामेंट पर बम फेंकने वाला, मगर उसका नाम है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस या लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, इसके माध्यम से उन पे मतलब कि मुकदमा चल रहा था। जब किसी व्यक्ति पे मुकदमा चलता है तो उसको जेल में ही रहना पड़ता है, तो ये लोग जेल में ही थे और भी बहुत सारे सब जेल में ही थे, है ना। जेल में जो ये क्रांतिकारी लोग थे, इनको खाना मतलब अजीब सा दिया जाता था, जो चावल दाल रहता था उसमें कॉकरोच निकल जाता था। मतलब जो कंडीशंस थी जेल में जो लिविंग कंडीशन था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था कैदियों के लिए। तो ये लोग डिमांड किए कि हम लोग को अच्छा, मतलब ऑनरेबल हमारे साथ ट्रीट किया जाए, हम लोगों को अच्छा खाना दिया जाए, अच्छा पानी दिया जाए, नहीं तो हम लोग फास्टिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? फास्टिंग करेंगे। तो जेल में जितने भी कैदी थे उन लोगों ने फास्टिंग रखा, इस मतलब कि हम लोगों को अच्छा खाना दिया जाए। ठीक है, इसके लिए। और फास्टिंग करते हुए एक व्यक्ति थे, इनका नाम था जतिन दास, हम लोग पीछे भी इनका नाम देख चुके हैं, जतिन दास। ये पहले शहीद थे, फास्टिंग करते हुए मरने वाले ये पहले शहीद थे। 64 दिनों का फास्ट करने के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। बाप रे, 64 दिन, देखिए कितना ज़्यादा है ना। तो जतिन दा बिकेम द फर्स्ट मार्टायर ऑन द 64th डे ऑफ हिज फास्ट। उपवास के 64वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है जेल के अंदर ही। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी मृत्यु हुई थी फास्ट करते हुए जेल के अंदर उपवास रखे हुए? तो जतिन दास की मृत्यु हुई थी। ठीक है, जतिन दा भी बोलते हैं हम लोग। द डिफेंस ऑफ दीज यंग रिवोल्यूशनरीज वॉज ऑर्गेनाइज बाई कांग्रेस लीडर। ठीक है, तो ये लोग इस तरह से कर रहे थे फास्टिंग और वहाँ पे अच्छा चीज़ का डिमांड करने के लिए, और इनका मुकदमा भी साथ साथ चल रहा था। चंद्रशेखर आज़ाद, वो तो बाहर ही रह गए थे, उनको तो पकड़ा नहीं जा सका था। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद वाज इन्वॉल्व इन अ बिड टू ब्लो अप वायसराय इरविन। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद क्या किए, वो भी मतलब बाहर में रह के भी वो क्रांतिकारी घटनाओं में संलिप्त थे। उन्होंने जो उस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन, उसके ऊपर जो है बम फेंकने का ये किया। ठीक है, वायसराय इरविन एक ट्रेन से जा रहे थे कि उस के ऊपर हम लोग बम फेंक देंगे, ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद ने कोशिश की थी 1929 में, पर वो हो नहीं पाया था।
ठीक है। कौन वो उस समय उनके साथ बॉम्ब बनाता था? उनका नाम था भगवती चरण बोहरा। इनका नाम हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा जो थे, इन्होंने एक किताब भी लिखा था। उस किताब का नाम था फिलॉसफी ऑफ द बम्ब, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। आप लोग इस किताब का नाम लिख लीजिए, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, है ना। और भगवती चरण बोहरा ने ही बॉम्ब बनाया था। और जब चंद्रशेखर आज़ाद और भगवती चरण बोहरा दोनों जाते हैं और इरविन का ट्रेन गुजर रहा होता है उसके ऊपर बम फेंकने के लिए, तो जैसे ही बम फेंकते हैं, मगर बम फूटता ही नहीं है, जैसे दिवाली वाला बम, वो फूटता ही नहीं है। तो जब भगवती चरण बोहरा उसके पास जाते हैं देखने के लिए, तभी फूट जाता है और वहाँ पे भगवती चरण बोहरा की ही मृत्यु हो जाती है। खुद के बनाए हुए बम से ही इनकी मृत्यु हो जाती है, भगवती चरण बोहरा की। और इन्होंने किताब भी लिखा था। उस किताब में लिखा था कि कैसे बॉम्ब बनाया जाता है, बॉम्ब बनाने का क्या फिलॉसफी है। ठीक है। फिर क्या होता है इनके साथ में? इनको पुलिस हर जगह छान मारता है। आज़ाद जो है, चंद्रशेखर आज़ाद, उनको, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद डाइड इन अ पुलिस इनकाउंटर इन अ पार्क इन इलाहाबाद इन February 1931। ये गलत है, उनका इनकाउंटर बिल्कुल भी नहीं होता है, उन्होंने खुद को ही गोली मारी होती है, ठीक है। इलाहाबाद में, इलाहाबाद में एक पार्क था, उसका नाम था अल्फ्रेड पार्क, अभी उसका नाम आज़ाद पार्क है, वहीं पर। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लगती है 23 मार्च 1931 को। देखिए 1931 में ही आज़ाद भी मरते हैं, आज़ाद तो बाहर मरते हैं, और इन तीनों को फांसी जेल के अंदर लगती है। बस फरवरी और मार्च, एक एक महीने का डिफरेंस है। पहले चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई है, उसके बाद इन तीनों को फांसी लगता है। ये हम लोग पढ़ लिए। यूपी, पंजाब, बिहार में क्या चल रहा था? बस एक ही संगठन पढ़ना, HRA। सबसे पहले HRA काकोरी ट्रेन लूटा, उसके कारण 4 लोगों की मृत्यु हुई। फिर HRA नाम बदल के HSRA हो गया, और HSRA जो है वो सबसे पहले सॉन्डर्स का हत्या में संलिप्त हुआ। उसके बाद पार्लियामेंट पे बम फेंका, और उसके बाद फिर इन लोगों की भी मृत्यु हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बंगाल में कौन कौन सी क्रांतिकारी घटनाएं जो हैं वो चल रही थी, ठीक है, बंगाल में। तो ड्यूरिंग द 1920s मेनी रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड their underground activities while many continued working under the Congress। ठीक है। देखिए बंगाल में क्या था कि जब जतिन के बारे में अभी हम लोग पढ़े कि जिनको जेल में जतिन की मृत्यु हो गई थी जेल के अंदर, तो जतिन की मृत्यु के बाद और चितरंजन दास के बारे में हम लोग पढ़े थे, स्वराजिस्ट थे चितरंजन दास। तो देखिए मेनी कोऑपरेटेड विथ चितरंजन दास इन हिज स्वराजिस्ट वर्क। बंगाल के बहुत सारे युवा जो थे उन लोगों ने चितरंजन दास का मदद किया था स्वराजिस्ट वर्क में। लेकिन जब चितरंजन दास की मृत्यु हो गई थी 1925 में, तब बंगाल में 2 सेक्शन बट गया था, एक JM सेन गुप्ता के नेतृत्व में और दूसरा सुभाष बोस के नेतृत्व में। इतना आप लोग को नोट करने का ज़रूरत नहीं, सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत सारा घटना घटता है, जैसे कि कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मारने की कोशिश की जाती है, चार्ल्स टेगार्ट, इसको गोली मार दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारा घटना जो है वहाँ भी घटता है, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। लेकिन जो सबसे मेन घटना है बंगाल का, वो जो आपको नोट करना है अपने एग्ज़ाम के लिए, वो आप लोग ये नोट कीजिए, चित्तगोंग आर्मरी रेड, चित्तगोंग आर्मरी रेड, ठीक है। चित्तगोंग एक जगह है बंगाल में जहाँ पे आर्मरी क्या होता है? आर्मरी मतलब जहाँ पे सरकार हथियार रखती है ना, मतलब बड़ा जगह होता है जहाँ ढेर सारे हथियार रखे होते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग घुस गए और सरकार का जो सारा हथियार था उसको लूट लिए, रेड मार दिए, सारा हथियार लूट लिए, ठीक है। तो चित्तगोंग आर्मरी रेड जो हुआ था उसके लीडर थे सूर्य सेन, लिख लीजिए, द लीडर ऑफ चित्तगोंग आर्मरी रेड वाज सूर्य सेन। सूर्य सेन उसके लीडर थे। सूर्य सेन जो है ना वो एक टीचर रह चुके थे नेशनल स्कूल में चित्तगोंग में, और उनको 1926 से 1928 तक जेल भी हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर भी वो इन गतिविधियों में संलिप्त थे। देखिए द रेड वाज कंडक्टेड इन अप्रैल 1930, ये सब लिख लीजिए कि ये जो लूट हुआ था चित्तगोंग में, जो हथियारों की लूट हुई थी सूर्य सेन के नेतृत्व में, वो अप्रैल 1930 में हुआ था। 65 लोग घुस गए थे अंदर,
बैनर लेकर के। बैनर था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का बैनर, ठीक है। ये रेड जो है ये सक्सेसफुल रहा था, ये लोग हथियार लूट करके भाग भी गए थे और वहाँ पे अपना राष्ट्रीय झंडा भी लगा दिए थे, ठीक है। फिर सूर्य सेन को अरेस्ट कर लिया गया 1933 में और फांसी दे दी गई 1934 में। 1933 में अरेस्ट किया गया और 1934 में उनको फांसी दे दी गई थी सूर्य सेन को, ठीक है। मगर हम लोग को क्या देखना है, देखिए अब आगे लिखिए कि बंगाल में जो ये रिवॉल्यूशनरी घटनाएं हुई, ये जो क्रांतिकारी घटना हुआ चितगोंग आर्मरी रेड, तो वहाँ पे बहुत सारी महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। बंगाल में बहुत सारी महिलाओं ने लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन हुआ था, यंग वुमेंस का लार्ज स्केल, बहुत मात्रा में। महिलाएं जो हैं वो क्रांतिकारियों को अपना घर देती थी, जैसे उनको घर में रहने का जगह देती थी, मैसेज इधर से उधर पहुंचाती थी। महिलाओं पे कोई शक नहीं करेगा, वो मैसेज इधर से उधर पहुंचा सकती थी आराम से। वो लोग कभी कभी हाथों में गन लेके लड़ती भी थी। ये सब नाम लिख लीजिए, जैसे प्रीति लता वाड़ेदार, जिन्होंने रेड, जो वही रेड था हथियारों का जो लूट हुआ चितगोंग आर्मरी रेड, उसमें उनकी जान चली गई थी प्रीति लता वाडेदार की रेड करते हुए। कल्पना दत्त जो अरेस्ट हुई थी, इन पे मुकदमा भी चलाया गया था और इनको उम्र कैद का सज़ा दिया गया था। शांति घोष और सुनीति चंदेरी, ये लोग स्कूल गर्ल्स थीं। इन लोगों ने वहाँ के डीएम को गोली मार दी थी, उसमें डीएम अंग्रेज हुआ करता था तो उसको गोली मार दी थी। बीना दास जो गवर्नर को गोली मार दी थी, जब गवर्नर राज्यपाल उनको डिग्री दे रहा था, जैसे आप लोग अगर फर्स्ट डिवीज़न कीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी में तो राज्यपाल के हाथों से आपको डिग्री मिलेगा, तो वहाँ पे डिग्री में ही उसको गोली मार दी थी, ठीक है। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं, महिलाओं ने भी इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा जो है लिया था, ठीक है। और इसमें बहुत सारे मुस्लिम जो नेता हैं उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। ऐसा नहीं है कि बंगाल में हो रहा था या फिर मतलब यहाँ हो रहा था तो मुसलमान अब पार्टिसिपेट नहीं करते थे। मुसलमानों ने भी, बहुत मुसलमान थे जैसे कि फ़कीर अहमद मियाँ, मीर अहमद, इन लोगों ने भी अच्छे से पार्टिसिपेशन किया था, ठीक है, चितगोंग आर्मरी रेड में। सरकार का कैसा रिएक्शन रहा, ऑफिशियल रिएक्शन लिखिए, मतलब सरकार का क्या रिएक्शन रहा। तो सरकार तो मतलब कि रिप्रेसिव एक्शन ही लेगा ना, रिप्रेसिव मतलब दमनकारी नीति चलाएगा, दमनकारी नीति, सबको अरेस्ट करेगा। सरकार ने 20 से ज़्यादा मतलब कि इस तरह के कानून निकाल दिए लोगों को पकड़ने के लिए। गांव के गांव जला दिए गए, जिस गांव पे भी शक होता था कि इस गांव में क्रांतिकारी है तो पूरा गांव ही जला देता था। फाइन्स लगाए जाते थे। नेहरू को भी अरेस्ट कर लिया गया था। नेहरू ने चितगोंग आर्मरी रेड में जो लोग सब थे उनकी प्रशंसा करते हुए एक पेपर में लिख दिया था, तो वो इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया था। 2 साल के लिए उनको सजा हुई थी, सिर्फ मतलब कि उन्होंने लिखा था प्रशंसा करते हुए, इसके लिए। तो ये सरकार का रिएक्शन था कि सरकार बहुत ही ज़्यादा रिप्रेसिव जो है वो तरीका अपना रही थी, लोगों का दमन कर रही थी, ठीक है। आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग, देखिए एचआरए के बारे में थोड़ा सा बात कर ले तो एचआरए का जो मैनिफेस्टो था उसमें डिक्लेयर दैट द एचआरए स्टूड फॉर एबॉलिशन ऑफ ऑल सिस्टम विच मेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन पॉसिबल। एचआरए जो है, जो पार्टी थी एचआरए उस पार्टी का ये मैनिफेस्टो था, उसने ये डिक्लेयर किया था कि हम वो सारा चीज़, वो सारा सिस्टम ख़त्म कर देंगे जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण करता है, जहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन पॉसिबल है, वो सारा सिस्टम ख़त्म कर देंगे। आप देखिए ना, जैसे कि हमारे देश तो आज़ाद हो गया लेकिन अभी भी एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण करता ही है। जैसे कोई किसी का नौकर है तो वो उसका शोषण करता है, कोई किसी का स्टाफ है तो वो उसका शोषण करता है। तो अभी भी लोग जो है एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, तो वो सारा सिस्टम हम लोग ख़त्म कर देंगे, ऐसा एचआरए का मैनिफेस्टो था। एचआरए का जो मेन ऑर्गन था उसका नाम था रिवॉल्यूशनरी, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए कि द मेन ऑर्गन ऑफ एचआरए, उसका नाम था रिवॉल्यूशनरी। उसके बाद इधर वही सब लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कि वो अपने अंतिम दिनों में यही अपील करते थे युवाओं से कि आप लोग पिस्तौल और रिवॉल्वर को छोड़ दीजिए, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल खुद ये सब में लगे हुए थे, रिवॉल्वर पिस्तौल ये सब में। लेकिन बाद में जब उनको मुकदमा चल रहा था, उन पर उनको फांसी की सज़ा दी जा रही थी, तो उन्होंने युवाओं से अपील किया था कि रिवॉल्वर और पिस्तौल से आज़ादी नहीं प्राप्त हो सकता है ना, उससे हट करके ओपन खुला आंदोलन जो है वो चलाना होगा।
बाद के दिनों में जब भगत सिंह भी जेल में थे तो भगत सिंह को भी एहसास हुआ था कि जो भी वो लोग किए, जैसे सॉन्डर्स की हत्या किए या फिर बम फेंके पार्लियामेंट में, तो उन लोगों को लगा कि इससे अच्छा होता कि जनता के बीच जा कर के जनता को जागरूक करने का काम करते हैं। तो अंत के समय में उन लोगों को भी एहसास हुआ कि इस तरह से जो है मतलब हिंसा करके जो है कभी भी आज़ादी प्राप्त नहीं हो सकेगा। ठीक है, फिर ये तो हम लोग लिख ही लिए। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किताब जो है भगवती चरण वोहरा का लिखा हुआ था। फिर भगत सिंह ने अंत के दिनों में देखिए क्या किया था, कहा था कि रिवॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब भीड़ जो है वो साथ में रहे, जनता साथ दे, बाय द मासेस फॉर द मासेस। भगत सिंह ने एक पार्टी भी इस्टेब्लिश किया था, पंजाब नौजवान भारत सभा, लिख लीजिए ये सब, पंजाब नौजवान भारत सभा। और भगत सिंह और सुखदेव ने मिल करके लाहौर स्टूडेंट यूनियन भी बनाया था। ये लोग लाहौर के ही रहने वाले थे, तो वहाँ पे लाहौर स्टूडेंट यूनियन बनाया था और पंजाब नौजवान भारत सभा भी बनाया था। ठीक है, और भगत सिंह कहते थे कि जो असली क्रांतिकारी सेना है वो गांव और फैक्ट्रीज में है, जो मजदूर है, जो किसान है, वो असली क्रांतिकारी सेना है। तो एग्ज़ाम में क्या करता है, किस तरह से वर्डिंग दे देगा कि किसने कहा था रियल रिवॉल्यूशनरी आर्मीज आर इन विलेजेस एंड फैक्ट्रीज। तो भगत सिंह ने कहा था कि रियल रिवॉल्यूशनरी आर्मीज आर इन विलेजेस एंड फैक्ट्रीज, असली क्रांतिकारी जो सेना है वो कहाँ है, विलेजेस में है और फैक्ट्रीज में है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारा चीज़ प्री में इससे आ सकता है। कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू।